नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम आज जीन जैक्स रूसो के योगदान, उसके महत्व, उनके द्वारा दिए गए जो अनुदाय को इस व्याख्यान वीडियो में हम देखेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे कि रूसो ने जो सिद्धांत दिए हैं उनमें कहाँ कहाँ योगदान, किस किस दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त है एवं विभिन्न प्रकार के जो दिए गए उनके दृष्टिकोण हैं, चाहे उनकी रचनाएं हों, चाहे उनके जो विचार राजनीतिक क्षेत्र में हों, राज्य के संबंध में हों, व्यक्ति के संबंध में हो, समाज के संबंध में हो, या सामाजिक समझौता का उनका विचार हो, समझौते की जो विशेषताएं हैं वह महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है एवं रूसो का जो प्रभुसत्ताधारी हाब्स का लेवियाथन है जिसका शीश काट दिया गया है, रूसो की जो हाब्स से तुलना करने वाली बात है वह हाब्स के दृष्टिकोण से रूसो को एक ऐसे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की ओर ले जाती है कि वह योगदान की दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी तरह से हम जब रूसो के राजदर्शन में, उनके राजनीतिक विचारों में व्यक्तिवाद की बात करते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु रखता है। निरंकुशता की हम बात करें, उनके द्वारा समाजवाद के दृष्टिकोण को हम देखें, या उनके द्वारा दिया गया जो अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक स्वरूप है राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुदाय का बिंदु है। इस संबंध में हम एक विद्वान हुए हैं कॉन्स्टेंट, उन्होंने कहा है रूसो प्रत्येक प्रकार के निरंकुशवाद का सबसे भयंकर मित्र था और दूसरी ओर व्यक्ति का तीव्र पोषक, और इनमें से किसी भी आदर्श का परित्याग करने को वह तैयार न था। तो इस तरह के वैचारिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाहे वह सामाजिक समझौता की बात हो, मानव के स्वभाव की प्राकृतिक अवस्था की बात हो, या उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत समझौते की हो। डायड ने हम देखते हैं रूसो के बारे में कहा है कि रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं सार्वजनिक हित की परिभाषा की बात कही जाती है, प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में यह संभव नहीं, यह भी कहा जाता है। इनकी सामान्य इच्छा की हम जब बात करें तो इनकी आलोचना भी कई परिप्रेक्ष्य में की गई है, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि से भी हम इनकी सामान्य इच्छा का जो महत्व है उसको हम भुला नहीं सकते हैं। राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में सामान्य इच्छा का जो विचार है वह लोकतंत्र का मूलतः पोषण करने में प्रमुख स्थान रखता है, जनता की स्वीकृति को मानता है एवं आदर्शवादी जो विचारधारा का प्रेरणाप्रद उनका जो स्वरूप है वह शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है, इस वाले बिंदु को पूरी तरह से संपोषित करता है। इनका जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, समाज में शरीर तथा उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करके सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए ये सिद्धांत बहुत ही योगदान की दृष्टि से अपने आप में विशेष स्थान रखता है। प्रभुसत्ता के संदर्भ में हम बात करें तो जीन बोधा का जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है उसकी दृष्टिकोण के आधार पर हम देखते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से जो रूसो का संप्रभुता का सिद्धांत है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में और उसको किन्हीं परिवेशों में पुष्पित पल्लवित करने का प्रमुख योगदान का स्वरूप प्रदान करता है। तो इस तरह से
समूची जनता में इसका निवास होने के कारण जो संप्रभुता है एवं जो प्रतिनिधित्व न हो सके उसके लिए ये सामूहिक रूप से निवास करने की बात करते हैं। शासन के बारे में जो वर्गीकरण करने की जो बात है उसको हम देखते हैं उस दृष्टिकोण के अनुसार। स्वतंत्रता के बारे में जो वैचारिक पृष्ठभूमि है इनकी, कि रूसो सामान्य इच्छा को स्वतंत्रता के स्वरूप जनता में राज्य के सामने या राज्य के प्रमुख स्वरूप के प्रवस्तता के रूप में इसको सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम रूसों की आपसे तुलना करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्राकृतिक अवस्था की बात है, मानव स्वभाव की बात है, तो ठीक विपरीत जो रूसों के विचार हैं वे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपने आप में समाहित करते हैं। हाब्स और रूसों में जो संप्रभुता के इस बारे में जो धारणा समानता है, जो बिंदु समानार्थी हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसे दृष्टिकोण को स्थापित करते हैं जो कि लोकतांत्रिक स्वरूप को हाब्सी की तुलना में रूसों के विचारों में सर्वाधिक दिखाई देता है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में मूल रूप से हम देखते हैं कि समुदाय के महत्व की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण किया है। राजनीतिक जो जीवन है उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है। डनिंग ने लिखा है, इस विचारों के द्वारा रूसों ने राज्य राष्ट्र संबंधी विचारों को बल दिया था। इन्होंने जो संप्रभुता की बात कही है वह लोकप्रियता पर आधारित है, जो इनको अन्य विचारकों से सबसे अलग स्थान देती है। महत्वपूर्ण जो देन है, अनुदाय है, वह रूसों का लोकप्रिय संप्रभुता का प्रमुख स्वरूप स्थापित करना। रूसों ने बताया कि राजनीतिक संस्था का स्वरूप कुछ भी हो, उसमें जनता की संप्रभुता एक तथ्य है। उसने कहा, प्रभुसत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। सरकार सर्वोच्च सत्ता रखने वाली जनता की सेवक मात्र है। जनवाणी देववाणी है। शासन का आधार जनता की सहमति पर भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि लोकप्रिय जो जहाँ संप्रभुता की बात करते हैं, हालांकि यह जनमत का तंत्र माना जाता है, प्रजातंत्र का एक स्वरूप दृष्टिकोण की दृष्टि से देखा जाता है, एवं वह लोकतांत्रिक स्वरूप को बढ़ावा देने एवं लोकतंत्र की जो इस अवस्था है उसको एक शुद्ध लोकतंत्र या एक ऐसे विकसित लोकतंत्र की ओर ले जाने का भरसक प्रयास करता है, जो योगदान की दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य विचारों में हम जब देखते हैं कि इनके विचारों में राष्ट्रवाद का जो उद्घोषणा है या इस तरह की भावना है, रूसो यद्यपि राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे, किंतु समूह की एकता और दृढ़ता की भावनाओं पर हम दृष्टिपात करते हैं तो राष्ट्रपति भक्ति का एक स्वरूप है वह आदर्श अवस्था में निकल कर सामने आता है। रूसों ने सामान्य इच्छा के अपने सिद्धांत द्वारा राष्ट्रवाद के नैतिक पक्ष को बढ़ावा दिया। सामान्य इच्छा को राष्ट्र की आत्मा के रूप में मानकर हीगल ने एक ऐसे आदर्शवाद का प्रतिपादन किया जो उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लैंसन ने इस संबंध में बात कही है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आधुनिक युग को लाने वाले समस्त मार्गों पर हम उसे खड़ा हुआ पाते हैं। यानी ये लैंसन ने रूसो के बारे में बहुत बड़ी कथनात्मक टिप्पणी की है कि एक ऐसे मार्ग पर हमें लाके खड़ा किया है जो आधुनिक युग की ओर ले जाने वाला हो, और हम आधुनिक परिवेश में उनको कहीं ना कहीं दर्शन के स्वरूप विचारों की दृष्टि में कर सकते हैं, चाहे वह लोकतांत्रिक देश हो, चाहे वह अन्य जो सरकार की प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहा हो। लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को सर्वमान्य जब विश्वव्यापक पैमाने पर माना जाता है तो उसको हम रूसों के महत्व और योगदान की दृष्टि से प्रमुख स्थान देते हैं। GDS कॉल ने रूसो को राजदर्शन का पिता कहा है, यानी फादर ऑफ स्टेट्समैन। स्टेट्स जो व्यू है या राज्य का जो तत्व है
या राज्य का जो वैचारिक दृष्टिकोण है, समेकित जो उसका जो पक्ष है, उसको यानी जनक के रूप में या पिता के रूप में GD एस्क्वॉल ने रूसो को प्रमुख स्थान से नवाजा है। उसके अनुसार सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजदर्शन की दृष्टि से महानतम ग्रंथ है। यह कहना भूल है कि राजनीतिक विचारों पर रूसो का प्रभाव मृतप्राय है, उसके विपरीत वह बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दर्शन को रूसो का जो योगदान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देने वाला है। रूसो के जो विचार हैं वह पूरी तरह से राजनीतिक परिवेश में अमर हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उनका जो योगदान है वह सामान्य इच्छा के रूप में यानी अन्य विचारकों को सबसे ज़्यादा एक ऐसे स्थान पर पहुंचाता है जो कि उन्हें योगदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर समाहित किए हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो समाजवाद की बात कही है या जो लोकतांत्रिक उनका दर्शन है, फिलॉसफी है, वह भी अपने आप में योगदान की दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाजवाद के कई तत्व इनके दर्शन में दिखाई देते हैं। समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है। रूसो की सामान्य इच्छा भी इसी व्यक्ति के हित के लिए अपेक्षा की दृष्टि से अधिक स्थान या महत्व देती है। रूसो ने समानता पर काफ़ी जोर दिया। उसकी यह दृढ़ मान्यता है कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता नहीं टिक सकती। वह आर्थिक विषमता को समाप्त करना चाहता है। उन्होंने निजी संपत्ति पर प्रबल प्रहार किए एवं राज्य को विलासिता संबंधी वस्तुओं पर भारी कर जो लगाने का मामला है उसमें भी काफ़ी जागरूकता की बात कही। समस्त भौतिक संपत्ति का स्वामी राज्य है। रूसो ने वस्तु स्थिति को भांपते हुए समाज में आर्थिक विषमता को सभी दृष्टिकोणों में जो बुराई हैं उनको जड़ से उखाड़ने की बात कही है। तो लोकतांत्रिक अवस्था या व्यवस्था के संपोषक पूरी तरह से अनुदाय की योगदान कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से रूसो का जो स्थान है वह महत्वपूर्ण है। तो रूसो का जो वैचारिक दृष्टिकोण है वो यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।